बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। मेरा तीसरे एपिसोड के अंदर 25 साल की मेरी जर्नी है और मैंने बैक टू बैक पूरे इंडिया की आर&डी करी है। हर हॉस्पिटल देखा है, हॉस्पिटल के F&B स्टैंडर्ड को मैंने देखा है और मैं ये देख पाया हूं कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री क्यों आगे नहीं बढ़ पाई है। बहुत बुरा हाल है हॉस्पिटल फूड इंडस्ट्री का। क्यों बुरा हाल है, क्यों इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ पाई है, आज मेरे इस वीडियो में आप जानेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्ट्रैक्टर जो मेरे भाई लोग हैं क्यों इंडस्ट्री के अंदर यहां पर करोड़पति नहीं बन पाए। इतनी प्यारी, इतनी बढ़िया इंडस्ट्री, 365 दिन पैसा देने वाली इंडस्ट्री और 24 घंटे एक ऐसा बिजनेस के साथ आप जुड़े हैं हॉस्पिटल के जहां पर कस्टमर ही कस्टमर है, फिर भी क्यों ये इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ पाई है। तीसरे एपिसोड में आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों पहला पॉइंट है नॉलेज। और नॉलेज एक ऐसी चीज है कि हर जगह पर जरूरत है। बिना नॉलेज के हम कुछ भी नहीं कर सकते। और नॉलेज के लिए क्या है कि इस इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं वो काम करके किसी ना किसी जगह पर पहले ट्रायल करते हैं, काम करते हैं, तब जाके उनको थोड़ी बहुत नॉलेज मिलती है। इस इंडस्ट्री के अंदर ना तो कोई पीएनएल पे, ना तो कोई कैलकुलेशन को देने वाली इंडस्ट्री है, ना तो कहीं पर इस इंडस्ट्री में अगर जब हम काम करते हैं तो किसी भी वेंडर के पास ये नहीं है कोई डिप्लोमा या कोई भी इस बिजनेस को सीख के है। हर इंडस्ट्री के अंदर कोई भी बिजनेसमैन होता है वो इंडस्ट्री के बारे में सीखता है, उसके बारे में ज्ञान लेता है, उस चीज इंडस्ट्री को समझता है, उसके इफ एंड बेट को समझने के बाद ही वो किसी बिजनेस में एंट्री करता है। तो हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर नॉलेज यानी कि दोस्तों ये ऐसी है कि यहां पर कोई भी जो बिजनेस ओनर है उसके पास नॉलेज ना तो वो कहीं से कॉलेज से मिलती है, ना किसी जगह से मिलती है। क्योंकि हम देखते हैं कि इंजीनियर है, डिप्लोमा होल्डर है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी टेक्निकल फील्ड में वो काम करते हैं, वहां पर वो नॉलेज लेते हैं, कोर्स 3 से लेकर 5 साल तक का कोर्स करते हैं, तब जाके वो किसी बिजनेस में एंट्री करते हैं या बिजनेस के बारे में उन लोगों को पता होता है। तो इस इंडस्ट्री के अंदर हॉस्पिटल F&B के अंदर लोगों को नॉलेज नहीं होती। ना कोई इंडिया में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है, ना कोई ऐसा बिजनेस सेंटर है, ना कोई यूट्यूब पे ऐसी कोई कोचिंग देता है कि आपको हॉस्पिटल में फूड बिजनेस करने के लिए किस तरीके से काम करना चाहिए। 26 तरीके की डाइट पेशेंट को जाती है। यहां पर एम्प्लॉयमेंट कैसे संभालते हैं, यहां पर क्या सर्विस मॉडल रहता है, टाइम डिलीवरी के बारे में कोई नहीं बताने वाला, हाइजीन जो स्टैंडर्ड किस तरीके से संभाले जाते हैं, रेट कोटेशन क्या होती है, कैलकुलेशन क्या होती है, कितना रेट आपको लेना चाहिए, वो सारी की सारी चीजें कोई भी नॉलेज नहीं देता। और ये वेंडर की सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसकी वजह से वेंडर या तो सही रेट नहीं ले पाते, कैलकुलेशन नहीं कर पाते और जब तक बिजनेस को नॉलेज नहीं ले पाते। और इस वजह से ये इंडस्ट्री इसलिए भी आगे नहीं बढ़ पाई है क्योंकि कहीं से भी इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए ज्ञान नहीं मिलता दोस्तों, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और आज हमारे साथ जितने भी पार्टनर जुड़ते हैं हम उनको अपने बिजनेस की नॉलेज देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। और हमारे आज जो भी पार्टनर्स हैं, जो भी आज हॉस्पिटल के किचन चला रहे हैं, वो सही तरीके से, और कहीं पर भी उनको प्रॉब्लम आती है या एक्सपीरियंस में या किसी दिक्कत आती है तो हमारा 25 साल का एक्सपीरियंस और हमारी नॉलेज और हमारे बड़े हॉस्पिटल जो 1000 बेड की हॉस्पिटल की जो हम चलाते हैं, 50 बेड का हम हॉस्पिटल चलाते हैं, वो सभी के सभी एक्सपीरियंस नॉलेज होते हैं। क्योंकि बड़े 500 बेड के हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस, 1000 बेड के एक्सपीरियंस और 50 बेड का एक्सपीरियंस अलग होता है। इसको चलाने की टेक्निक, यहां पर कितनी एम्प्लॉयमेंट चाहिए, आपको वेंडर मैनेजमेंट करनी है, एम्प्लॉयमेंट वेंडर मैनेजमेंट करनी है, किस तरीके से आपको ऑपरेशन देखने, ये सारे का एक्सपीरियंस अलग होता है। और यही जब नॉलेज हमारे किसी वेंडर भाई को जब किसी माध्यम से नहीं मिलती और बिजनेस वो शुरू कर देते हैं तो वहां पर वो लॉस कर जाते हैं। और इस लॉस की वजह से इंडस्ट्री जो है आगे नहीं बढ़ पाई है। और नॉलेज के लिए मेरा पहला पॉइंट था। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा मेरा दोस्तों है कंपटीटर। तो इस पॉइंट के अंदर दोस्तों क्या होता है कि एक तो देखिए जितने भी वेंडर हैं और जो ये हॉस्पिटल का काम करना चाहते हैं उनके सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि उनको लोकल में ही काम चाहिए। लोकल में मेरा घर रहता है, लोकल में मेरी फैमिली है, इस वजह से वो जो भी हॉस्पिटल के लोकल में है वहां पर वो ज्यादा रेट डालते नहीं है, क्योंकि ज्यादा रेट डालेंगे तो हॉस्पिटल में उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, छोटी कंपनी है। और उनका डर हमेशा रहता है कि दूसरी कंपनी जो यानी कि दूसरा कॉन्ट्रैक्टर जो अगर रेट डाल रहा है तो वो ज्यादा ना ले, इस चक्कर में वो कम डालते हैं। यहां पर प्रॉफिट और लॉस को वो देखते नहीं है, यहां पर सिर्फ उनको काम का लालच रहता है और इसी काम के लालच की वजह से वो रेट कम डाल देते हैं। और उनको ये लगता है कि अगर ज्यादा रेट हम डाल देंगे तो दूसरी कोई को मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट ना ले जाए, मेरे को हॉस्पिटल चाहिए। ये हॉस्पिटल का लालच ही उनको नुकसान की तरफ ले जाता है। उनके रोज कैंटीन जो चलती है उससे जो रोज पैसा आता है, साथ ही साथ जो चेक बनता है, तो उसी लालच में देखते हैं कि पैसा मेरे पास बहुत आ रहा है, पर वो पैसा हमारा नहीं है। वेंडर कमा जाते हैं, दूध वाले कमा जाते हैं, लड़के कमा जाते हैं। हर साल आपको सैलरी का इंक्रीमेंट देना होता है, हर साल महंगाई बढ़ रही है, सिलेंडर के पैसे, दूध के पैसे बढ़ रहे हैं, पर ये ना चीजें देखते हुए वेंडर वो ये देखते हैं कि मुझे हॉस्पिटल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, चाहे ज्यादा से ज्यादा रेट मिले ना मिले। और बाद में जब उसको पता चलता है
साल बाद पता चलता है कि मैं 20 से 30 लाख के कर्जे में आ गया, क्योंकि ब्रांड कंपनी को अच्छे रेट मिलते हैं। यहां पर रेडविन हॉस्पिटैलिटी बड़े बड़े हॉस्पिटल के डील करती है, हमारे पार्टनर को हम अच्छा रेट देते हैं, और जो अच्छे रेट में अगर हमें नहीं मिलते हम कॉन्ट्रैक्ट को नहीं लेते, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेशन है, हमारे पास 25 साल का एक्सपीरियंस है, हम अपने पार्टनर को मरने नहीं देते। इसलिए क्या है कि जो आज इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ पाई है, उसका दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि वो ब्रांड कंपनी नहीं है। छोटे हॉस्पिटल अगर उनको मिलते हैं तो वहां रेट कम मिलते हैं, और वही उनकी बर्बादी का कारण है। और ये इंडस्ट्री बहुत पैसा देने वाली इंडस्ट्री है, और ये इंडस्ट्री आगे इसलिए नहीं बढ़ पाई है क्योंकि कंपटीशन के चक्कर में वो हॉस्पिटल के रेट कम डालते हैं। तो दोस्तों तीसरे पॉइंट में मेरा आता है यहां पर इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। अगर छोटे कॉन्ट्रैक्ट के पास जो बैकअप है वो पैसे का बैकअप नहीं होता, बड़े हॉस्पिटल में बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, और बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए दो पार्ट पे इन्वेस्टमेंट होती है, यानी कि आपको किचन में इक्विपमेंट से लेकर कटलरी क्रॉकरी से लेकर ये इन्वेस्टमेंट करना है, साथ ही आपको ऑपरेशंस भी है जो कि ऑपरेशन चलाना है। और कई हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जो 2 महीने की पेमेंट नहीं देते, यानी कि एग्रीमेंट पे लिखवाते हैं कि भैया हम 60 डेज की पेमेंट के बाद आपको पेमेंट देंगे, कहीं पर 45 दिन का एग्रीमेंट होता है कि 45 दिन बाद हम पेमेंट देंगे। तो इंडस्ट्री के अंदर जो क्या है इन्वेस्टमेंट जो है, यानी कि बैकअप जो है वो बैकअप नहीं होता कॉन्ट्रैक्टर का, यानी कि 100 बेड का मिलता है तो करेंगे, और 500 बेड का आता है तो नहीं कर सकते क्योंकि जेब में पैसा नहीं है, क्योंकि बैकअप नहीं है। और बैकअप इन्वेस्टमेंट ये सबसे बड़ा रोल है वेंडर के ना आगे बढ़ने का। बड़ी कंपनी को बड़ा रेट मिलता है, बड़ी ऑक्यूपेंसी मिलती है पेशेंट की, यानी कि ज्यादा पेशेंट मिलते हैं, उनका खाने का रेट ज्यादा मिलता है, वहां पर प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। साथ ही साथ उस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो भी लॉन्ग टर्म होते हैं, यानी कि बड़ा हॉस्पिटल मिलता भी मुश्किल से है, और बड़े हॉस्पिटल के अंदर आप 10 साल 20 साल के अंदर जाते हैं। अभी मैं एक हॉस्पिटल में होके आया जहां पर 40 साल से पुराना वेंडर काम कर रहा था, कि 450 बेड का बड़ा हॉस्पिटल है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इन्वेस्टमेंट की, कि बड़े हॉस्पिटल का बैकअप मिलता नहीं है। पर रेडविन हॉस्पिटैलिटी के अंदर अगर हमारे साथ लोग जुड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में अगर काम करते हैं और हमारे से जुड़ के बिजनेस करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उनको फाइनेंशियल भी हेल्प करते हैं। ये हमारी कंपनी जो रेडविन हॉस्पिटैलिटी अपने वेंडर की सपोर्ट के लिए उसकी बैकबोन बन के काम करती है। तो हमारा पार्टनर जो है बड़े हॉस्पिटल भी चला सकते हैं, जहां से हम उसका फंड मैनेजमेंट करते हैं। वेंडर जो इंडिया में काम कर रहे हैं वो वेंडर सिर्फ और सिर्फ अपने लेवल के हॉस्पिटल को ढूंढते हैं, छोटे हॉस्पिटल के अंदर छोटा रेट, और अपनी जेब देख के वो कॉन्ट्रैक्ट ले तो लेते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद वहां पर पछताते हैं। और बड़े हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी कंपनियां, जो बाहर की कंपनियां, फॉरेन की कंपनियां बड़े बड़े हॉस्पिटल पे कब्जा करके बैठी है। कैंटीन की सेल 1-1 लाख रुपए से ऊपर है, पेशेंट की बिलिंग 10-10, 20-20, 30-30 लाख से ऊपर है, वो पैसा कमा रही है। हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट भाई हैं छोटा हॉस्पिटल ले लेते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट उन पे कम है, वो लाख महीने का लाख रुपए बिल बन रहा है, 2 लाख बिल रहा है, कैंटीन की सेल 5,000 है, 10,000 है, इसी चीज में फंसे में, और यही इंडस्ट्री में ना बढ़ने का कारण है। चौथे पॉइंट में दोस्तों बढ़ते आगे, चौथा पॉइंट है लॉन्ग ड्यूटी आवर, यानी कि यहां पर 24 घंटे काम करता है। अब 24 घंटे एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है। अगर 24 घंटे किसी का बिजनेस चलता है तो यानी कि 24 घंटे की केयर भी उसको देखनी पड़ेगी। मान के चलते कोई जिम है जो 24 घंटे खुलता है, तो वहां 24 घंटे एसी भी चलेंगे, 24 घंटे लाइट भी चलेगी, और वहां की मैनेजमेंट, रात को आपको अलग कोच रखने पड़ेंगे, दिन में आपको अलग कोच रखने पड़ेंगे, यानी कि 24 आवर में आपका जो खर्चा है वो भी होने वाला है, साथ ही साथ आपका फोकस है वो भी आपको ज्यादा करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे यहां पर दिक्कत क्या है कि हमारे यहां पर जितने भी फूड वेंडर हैं, हमारे यहां पर जिनको हॉस्पिटल मिल जाते हैं, वो 100 बेड के 150 बेड के हॉस्पिटल तो ले लेते हैं, पर मैनेजमेंट का सबसे बड़ा कहना यही होता है कि आपको हमारे रात को भी आपको टीम रखनी पड़ेगी। अब रात को इतना काम नहीं होता, पर टीम की सैलरी का लोड हमारे ऊपर पड़ जाता है। एक ये प्रॉब्लम बता रहा हूं। दूसरी प्रॉब्लम क्या बता रहा हूं, जो हॉस्पिटल्स के अंदर क्यों इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ पाई है, 24 आवर होने की एडवांटेज सिर्फ उनको मिलते हैं जहां पर रात की भी सेल है, जहां पर 100 से ऊपर पेशेंट चल रहे हैं। 24 आवर मैनेजमेंट बोल तो देती है, पर 50-60 पेशेंट में खर्चे ना निकलने की वजह से भी ये इंडस्ट्री में बहुत सारे वेंडर जो है मेरे भाई परेशान है। हम सर्विस का 5 डाइट का 6 डाइट पेशेंट को देनी है, वहां रेट कम लेने की वजह से हमारी जो डबल ड्यूटी आवर है वो भी हो जाते हैं। तो वेंडर क्या करते हैं, वेंडर एक ही आदमी से 12-12 घंटे काम कराते हैं, 14-14 घंटे काम कराते हैं, और इसी घंटे से ज्यादा काम कराने की वजह से जो एम्प्लॉय क्या है उसकी स्टेबिलिटी नहीं रहती, साथ में छोड़ के भागते हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड खराब होते हैं, और जो उसने इन्वेस्टमेंट करी होती है 2-4-6 महीने में वहां पर हॉस्पिटल की मैनेजमेंट उसको बाहर निकाल देती है, पैसे का लॉस हो जाता है, और बहुत सारे वेंडर मेरे भाई इसी चीज से परेशान है। तो 24 आवर काम होना एक एडवांटेज है और डिसएडवांटेज भी है, और नाइट ड्यूटी शिफ्ट में अलग लोग रखने पड़ते हैं, और एक लड़का कम से कम 20,000 रुपए महीने का पड़ता है, खाना पीना पूरा लगा के, मिनिमम की बात बता रहा हूं। और ये कैलकुलेशन जब नहीं होती, क्योंकि नॉलेज की मैंने आपको पहले पॉइंट में नॉलेज का बताया, तो लॉन्ग ड्यूटी आवर जो है वो एक न एक बहुत बड़ी परेशानी बन जाता है छोटे वेंडर के लिए। और 2 शिफ्ट में अगर आप काम कराना है तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, सब कुछ बनने वाला है। और अगर आप अच्छे रेट लेंगे, पैसा भी कमाएंगे, अपनी टीम अच्छी भी रखेंगे, उनके सारे कंप्लायंस भी पूरे करेंगे, पर सबसे बड़ा रोना ही इसी चीज का है कि काम लेने की इतनी जल्दी, कैलकुलेशन ना होना, और इसी वजह से हॉस्पिटल के अंदर क्या इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे वेंडर बैकफुट पे चले जाते हैं। बड़े
बड़े बड़े हॉस्पिटल चलाने की उनकी क्षमता नहीं होती, क्योंकि कैलकुलेशन उनके पास नहीं होती। पर रेडबिन हॉस्पिटैलिटी में दोस्तों क्या है कि हम यहां पर पूरी की पूरी कैलकुलेशन लेते हैं कि 24 आवर अगर हमारा काम है तो हमें कितना रेट लेना चाहिए, हमारी इन्वेस्टमेंट है तो उसकी इन्वेस्टमेंट का एक हमारी कितनी कॉस्ट बनेगी, सारी कैलकुलेशन आपको सिखाई जाती है। अगर आप हॉस्पिटल का किचन कैफे बिजनेस सीखना चाहते हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट करके आप सीख सकते हैं किस तरीके से हमने 50 बेड में कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, 500 में कितनी करनी है, 250 में कितनी करनी है, 100 में कितनी करनी है, वो सारे आपको चीजें बताते हैं। क्योंकि 25 साल से हमने इसी इंडस्ट्री में फोकस किया है। एक कंपनी जब एक पूरे हिंदुस्तान में स्टैंडर्ड दे रही है, एक कंपनी जो चेन्नई से लेकर आपका कश्मीर तक काम कर रही है, तो वो कंपनी पर बहुत सारे एडवांटेज है, पूरी बैकएंड टीम है। तो ये आपको सीखना पड़ेगा किस तरीके से बिजनेस को करा जाता है। और हम अपने पार्टनर जो हमारे साथ जुड़ते हैं, हम उनको सब कुछ अपनी सारी की सारी पॉलिसीज और किस तरीके से आप ग्रोथ करें वो बताते हैं। लॉन्ग ड्यूटी आवर जो होते हैं 24 घंटे के, जब आपको हॉस्पिटल में काम होता है, इसके अंदर आपको 24 घंटे का बैकअप आपके पास होना चाहिए। तो यही वेंडर की सबसे बड़ी समस्या है कि 24 आवर बिजनेस को मैनेज नहीं कर सकता और धीरे धीरे उसके लिए 24 घंटे बिजनेस करना सरदर्दी बन जाती है। तो दोस्तों आखिरी और 5वें पॉइंट में बढ़ने से पहले आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप यहां तक वीडियो अगर आपने देखा, मैं प्योर इंडस्ट्री का आपको कंटेंट देता हूं। वो कंटेंट आपको मिलता है मेरे जरिए जो मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा है। मैंने इस इंडस्ट्री में बहुत समय निकाला और मैं आज भी 24 आवर हॉस्पिटल इंडस्ट्री में काम करता हूं और हॉस्पिटल F&B के अलावा कुछ नहीं करता। ये चैनल पे आपको एक नॉलेजेबल सारी चीजें मिल रही है। आप हॉस्पिटल के कैफे किचन शुरू करना चाहते हैं तो आपने दोस्तों को भी ये चैनल सब्सक्राइब कराइए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए। नई नई चीजें इंडस्ट्री के नए नए एक्सपीरियंस में आपको इस चैनल पे लाते रहूंगा। और इस यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब बढ़ते हैं आगे। 5वें पॉइंट है NABH पॉलिसीज। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल एक पॉलिसीज है जो हॉस्पिटल के अंदर सारे पैरामीटर को तय करती है, क्वालिटी हाइजीन को तय करती है। पूरे हॉस्पिटल के हर डिपार्टमेंट को NABH पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। जो आज के टाइम में है, जो मेडिकल की बात कर रहे हैं, आज इंप्लॉय का मेडिकल कराना, उनकी फाइलिंग का मेडिकल का खर्चा ही कम से कम 50,000 से लाख रुपए आ जाता है टीम का। साथ ही साथ हॉस्पिटल की जो पॉलिसीज है, उस पॉलिसीज को मेंटेन करने के लिए, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए पूरा का पूरा खर्चा होता है, बैकअप लगता है, पैसा लगता है। और जो स्टैंडर्ड और क्वालिटी NABH पॉलिसी मांगती है वो ये कहती है कि आपके हॉस्पिटल के अंदर जितने भी सेक्शन एरिया, आपके 16 एरिया होते हैं जिसके अंदर आपको हॉस्पिटल के किचन को देखना होता है। आपका फीड एरिया, आपका ट्रॉली एरिया, कुकिंग एरिया, स्टोर एरिया, हर चीज को आपको जिस स्टैंडर्ड के साथ आपको देना है वो सारा का सारा स्टैंडर्ड पॉलिसी के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल आपसे मांगता है। अब जितने भी मेरे वेंडर भाई हैं वो क्या करते हैं, रेट तो ले लेते हैं पर उनको ये नहीं पता कि जो आपको जो प्रोसेस है, क्वालिटी, हाइजीन, स्टैंडर्ड जो भी आपको देने हैं, ये ऐसे नहीं होते बातों से, इस पे पैसा लगता है। पैसे से ही स्टैंडर्ड दिए जाते हैं। दोस्तों आज मार्केट में दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है, प्रेशर बढ़ रहा है पॉलिसीज का। साथ ही साथ जो पॉलिसीज आपको इंप्लीमेंट करनी है, और NABH की पॉलिसी नहीं है, किचन की अपनी FSSAI की पॉलिसी अलग होती है, फूड सेफ्टी की अलग पॉलिसी होती है। सभी पॉलिसी को आपको इंप्लीमेंट करके चलना पड़ता है। गवर्नमेंट के कंप्लायंसेस को भी आपको लेके चलना पड़ता है। इन सभी के लिए आपको एक अच्छे रेट की डिमांड होती है, जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल में वो नहीं ले पाते क्योंकि वो ब्रांड नहीं है। और रेडबिन हॉस्पिटैलिटी के जुड़ने वाला हर हमारा पार्टनर अच्छे रेट पे काम करता है, आगे बढ़ता है। और हम उसके लिए क्या करते हैं, मदर रोल में काम करते हैं। हम नए नए हॉस्पिटल लेके आते रहते हैं और हमारे पार्टनर को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा 5वां पॉइंट NABH पॉलिसी का। तो यहां तक दोस्तों आपने वीडियो देखा, धन्यवाद आपका। और आज अगर आप हॉस्पिटल किचन के कैफे शुरू करना चाहते हैं तो आप हमसे मिल सकते हैं। आपके शहर में हॉस्पिटल्स के अंदर कैफेटेरिया की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, किचन चलाने की अपॉर्चुनिटी है। आप मेरे वीडियो देखते हैं और हम यहाँ पर हमारे बहुत सारे पार्टनर के एक्सपीरियंस वीडियो फीडबैक भी मैंने आपको वीडियो में देखे। आप हमारे साथ जितने भी पार्टनर हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से इनकम कमा रहे हैं, बहुत अच्छे सक्सेसफुल उनकी जर्नी है। बैक टू बैक मैं अब नए अपने वीडियो में उन पार्टनर्स के जो हमारे साथ जो चल रहे हैं उनके भी मैं फीडबैक वीडियो अब डाल रहा हूं। और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी हॉस्पिटल से रिलेटेड, किचन से, कैफे से रिलेटेड आप कुछ भी करना चाहते हैं तो मेरे इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका हर चीज़ का जवाब दिया जाएगा। आपका और शुक्रिया आपका ये वीडियो देखने के लिए, और बने रहिए मेरे वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड 4 के अंदर।